मत रो बहू मत रो, बहुत रो लिया तूने अब। हमें संजय वो करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते थे। ऐसी तो तेरी पूरी जिंदगी ही नर्क बन के रह जाएगी और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। आज मदन जी और बिमला देवी बहुत ही खुश थे। उनके इकलौते बेटे संजय की शादी जो थी, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के स्वागत से लेकर दुल्हन के स्वागत तक की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बिमला जी आज खुद दुल्हन जैसी लग रही थी। आज बेटी की शादी की खुशी में उन्होंने भी खूब जमकर श्रृंगार किया था। जैसा कि मदन जी और बिमला जी ने सोचा था, बेटी की शादी धूमधाम से करने की, शादी वैसी ही धूमधाम से संपन्न भी हुई और अंशिका उनके घर की बहू बनकर आ गई। अंशिका देखने में काफ़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी सभ्य परिवार की थी। बड़े परिवार से आई अंशिका अपने आप को इस छोटे से परिवार में ढालने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। शादी की 5 साल भी बड़े ही हंसी खुशी से निकल गई कि अचानक से संजय कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। अब वो सुबह जल्दी ऑफिस जाता है और रात को लेट तक आता है। कभी कभी तो वह शराब भी पीकर आता है, जिसके चलते अंशिका से अक्सर उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। शराब तक तो सही था, कम से कम संजय जैसा भी था अंशिका का था, लेकिन उधर संजय कुछ दिनों से लड़कीबाजी भी करने लगा था। घर आने के बाद भी दिन रात बस फ़ोन पे चिपका रहता। पूछने पे साफ साफ कहता कि ऑफिस का फ़ोन है, तुम नहीं समझोगी। सुबह होते ही फ़ोन पे चिपक जाता और बातें करते करते ही तैयार होकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता। उधर आता भी तो उसके कान में फ़ोन ही लगा रहता था। जल्दी जल्दी वह कपड़े चेंज कर चाय पीकर फिर बाहर निकल जाता और गार्डन में टहलते हुए भी फ़ोन पर बातें ही करता रहता। दूर से फ़ोन पर बातें करने का तरीका देख ऐसा नहीं लगता था कि वो ऑफिस के किसी सीरियस मैटर पे बात कर रहा है। हरकतें तो ऐसी थी कि जैसे किसी लड़की से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा हो। अंशिका बेचारी घर के अंदर से ही संजय की हरकतें देखती रहती थी। बहुत बार उसने संजय का फ़ोन भी चेक करना चाहा, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिलता था। संजय खुद अपने फ़ोन से कभी फ्री नहीं होता था, तो अंशिका को कहाँ से मिले। और जब भी 1-2 बार फ़ोन हाथ में भी आता तो उसे उसका पैटर्न ही पता नहीं रहता। अंशिका के मन में एक डर सा घुस गया था। उसकी रातों की नींद भी खत्म हो चुकी थी। कहते हैं ना कि औरतें अपना सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति अपना सुहाग व मरते दम तक बांटने के लिए नहीं तैयार होती। बस यही डर अंशिका के मन में था कि कहीं संजय किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। रात को जब अंशिका सो जाती तो संजय बाहर से टहल के आता और अंशिका के बगल में लेट जाता। बातें तो कर नहीं सकता, इसीलिए वह चैटिंग ही करता रहता है। रात के 12 बजे 1 बजे तक उसका फ़ोन ऑन रहता है। आज अंशिका ने भी ठान लिया था, कुछ भी हो जाए आज पता करके ही रहूँगी संजय आखिर बात किससे करते हैं। जैसे संजय रात को कमरे में आता है, अंशिका गहरी नींद में सोने का नाटक करती है और आंख बंद करके संजय की ओर मुँह करके सो जाती है। संजय रोज़ की तरह आज भी निश्चिंत था कि आज अंशिका सोई पड़ी है और वो अपनी चैटिंग पे लगा रहता है। करीब 1 घंटे तक संजय चैट करता रहा। बेचारी अंशिका उसके बगल में भूत बनी सोई थी। अचानक ही संजय उठकर बाथरूम में गया। बस यही कुछ मिनट था जो संजय का फ़ोन अंशिका के हाथ में लगा। उसने देखा किसी लड़की का नंबर था। उसने वह तुरंत अपने नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और चैटिंग का स्क्रीनशॉट ली और अपने मोबाइल पर सेंड कर सो गई। संजय के फ़ोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए वह बेचैन थी। आंखों से आंसू बिना आवाज़ के निकल रहे थे। अंत में जब संजय भी करवट बदल के सो गया तो अंशिका ने अपना फ़ोन निकाला और कंबल के अंदर ही ब्राइटनेस कम करके पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इतनी प्यारी बातें, इतनी मीठी बातें जैसे एक पति पत्नी आपस में करते हैं। संजय जो उस लड़की से बात कर रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाई। अंशिका रोने लगी। अंशिका को रोता देख संजय उसे उठाकर उसके रोने का कारण पूछता है। अंशिका भी गुस्से में थी। वो फ़ोन उठाकर अजय के सामने रख देती है। गुस्से में पूछती है, यह सब क्या है? संजय, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घर में दिन भर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। रात को तुम मुझसे प्यार से 2 मिनट बोलने के बजाय फ़ोन में घुसे रहते हो। यह सब करने के लिए मैं मर गई हूँ जो मेरे जीते जी ऐसी हरकतें करते हो। देखो अंशिका, अब जब तुमको सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम उसे समझने की भी कोशिश करो। वह मेरे ऑफिस की लड़की है। उसे बस मैं
बहला फुसला कर इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे वो ऑफिस के अंदर की खबर दे। तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में मेरे खिलाफ कितनी राजनीति हो रही है। मुझे अपनी नौकरी भी तो बचानी है। तुम इन सबको दिल पे मत लो, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। या तो बस मैं उसको बहकाने के लिए करता हूँ। संजय, आप किसे पागल बना रहे हो? बहकाव के लिए दिखाया गया प्यार और सच्चाई के लिए दिखाया गया प्यार, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप उसके दिखावे के प्यार में इतने पागल हो गए हो कि आपको अपनी बीवी की खोज खबर तक नहीं रहती है। मुझसे आप सच्चा प्यार करते हो ना? कितना टाइम देते हो आप मुझे? और आप उससे झूठा प्यार करते हो ना? दिन रात उसके साथ फ़ोन पे चिपके रहते हो। देखो अंशिका, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। यह नाटक फैलाकर तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और एक बात बता दिया ना, ऑफिस का मामला है, तुम नहीं समझोगी। समझना है तो समझो, नहीं समझना है मत समझो। मैं तुम्हें समझाता हुआ नहीं फिरूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा ही रहना है, नहीं समझना है, तो तुम्हें जो मर्जी करे वह करो, मुझसे मतलब नहीं है। कहते हुए संजय तुरंत करवट बदल के सो जाता है। बेचारी अंशिका पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन मुरझाई सी उठी, घर के कामों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर भी वह जैसे तैसे सास ससुर के लिए, जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उनके लिए खाना बनाई, घर का काम की, बच्चों को स्कूल भेजा। संजय उल्टा ही अंशिका पे नाराज़ था कि उसने उसका फ़ोन क्यों छुआ। संजय के जाने के बाद अंशिका ने अपनी सास को रो रो कर सारी बात बताई। बेटी की हरकतें सुन विमला देवी भी परेशान हो गई थी। अंशिका को वो अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। उन्होंने कहा कि बहू, तुम परेशान मत हो। शाम को संजय जैसे ही आएगा हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे उससे। और शाम को जैसे ही संजय आया, विमला देवी ने उससे बात करी। संजय का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गया था। वह माँ पे चिल्लाने के साथ साथ अंशिका पर भी चिल्लाने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे मेरे परिवार वालों के सामने बेइज्जत कराने पे तुली हो। बताया था ना मैं तुमसे, ऑफिस की बात होती है। इसके बावजूद भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। जो करना है कर लो। अब तो तुमने मेरी इज्जत ऐसे ही उछाल दी है। करूँगा मैं बात, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। साफ साफ जवाब दे दिया संजय ने। टूट गई थी अंशिका संजय की हरकतों से। रो रो के उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बरसों की बीमार दिखने लगी थी अंशिका। अंशिका की हालत देख विमला देवी घुट घुट कर रह जाती। उन्होंने बहुत बार संजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय पर तो जैसे एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। वह किसी की बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जितना सब लोग उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते, उतना ही वह सबसे लड़ झगड़ के अकेले कमरे में जाकर बैठ के उससे बातें करता रहता है। संजय का नशा इस कदर बढ़ गया है कि उसने नौकरी पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। ना घर पे ध्यान देता था, ना नौकरी पर ध्यान देता। दिन रात उस लड़की की मीठी बातों में ही फंसा रहता, उसके ऊपर पैसे खर्च करता। हालत यह हो गई कि संजय की नौकरी भी छूट गई। अब वह बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अब तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई थी। वह दिन रात अब बाहर वाले कमरे में बैठा उस लड़की से बातें करता रहता। बेचारी अंशिका पति के साथ होते हुए भी अकेली थी, तन्हा थी। विमला देवी भी जब भी कुछ कहती, संजय तुरंत चिल्लाने लगता, यहाँ तक कि खुद का ही सर पीटने लगता, जिससे कि विमला देवी डर जाती। आंखों में आंसू लिए बेचारी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती। संजय को दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। घर में, परिवार में अंशिका के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी भी चीज़ की कोई भी खबर नहीं थी। या तो फ़ोन पे लगा रहता या बाइक उठा के सीधे कहीं चला जाता। बस यही हो गया था संजय की डेली रूटीन। पति को अपने सामने ही किसी दूसरी गैर औरत से बातें करते हुए, वह भी इतनी मीठी मीठी, कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी जो अंशिका कर पाती। अंदर ही अंदर घुटती रही। अंशिका बीमार रहने लगी, दिन रात रोती रहती, आंखों के नीचे का गड्ढे पड़ गए थे। 28 की उम्र में 38 की दिखने लगी थी। अंशिका का रोना, अंशिका की बेचैनी, उसका दुख तकलीफ ना विमला देवी देख पाती और ना मदन जी देख पाते। मदन जी तो कितनी ही बार संजय को समझाने के चक्कर में उसके ऊपर चीखते चिल्लाते, लेकिन जैसे संजय को तो किसी की बातों का कोई असर ही नहीं होता। वे बस दिन रात उस लड़की से फ़ोन पे बातें करता रहता है या बाइक लेकर निकल जाता है अपने पैसे उड़ाने। जब खुद की सेविंग ख़त्म हो गई तो माँ बाप से पैसे की डिमांड करने लगा। अब जब विमला देवी, मदन जी उसे पैसा नहीं देते तो पैसे को लेकर वो घर में ही तहलका मचा देता, तोड़ फोड़ करने लगता।
चीखने चिल्लाने लगता, जिससे तंग आकर बिमला जी उसे पैसे दे देती और वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी अंशिका का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं रह गया था। उसकी ज़िंदगी में सुहागन होकर भी विधवा जैसी हालत हो गई थी। उसकी इतनी अच्छी खासी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर बाहर मुंह मरवाने, वो तो वही कहावत हो गई कि घर की मुर्गी साग बराबर। एक दिन तो संजय ने हद ही कर दिया। जब संजय बार बार सबके सामने मना करने पर भी नहीं माना, तो अंशिका ने उस लड़की को खुद ही फ़ोन करके उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोली थी, जो शायद उस लड़की ने संजय को बोल दिया था, जिससे संजय गुस्से में आकर अंशिका के ऊपर हाथ उठा दिया था और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अंशिका बेचारी कोने में पड़ी अपनी किस्मत पे जोर जोर से रोई जा रही थी। आज उसकी भी सब्र की क्षमता बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वह जोर जोर से चीखने लगी। अंशिका की आवाज़ सुन बिमला जी भागती हुई आई। बहू की हालत देख उनकी आंखों में खुद आंसू आ गए। मदन जी भी बहू की हालत देख रो पड़े थे। बिमला देवी रोते हुए कहने लगी, किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को? अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार आज टूट गया है, बिखर गया है। बहू की हालत देख बिमला जी उसके पास जाती है। सास का प्यार पाकर अंशिका और भी टूट जाती है और वह बिमला देवी को पकड़ के रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो संजय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं? माँ जी, मैं जीना नहीं चाहती। मैं ऐसे हालत में कब तक रहूँगी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करते। तुम्हें जीना होगा हमारे लिए। कहते हुए बिमला जी ने अंशिका को गले लगा लिया और उसे चुप कराते हुए कुछ सोचने लगी और बोली, मत रो बहू, मत रो। हमें संजय वह करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी और भी नर्क बन के रह जाएगी। इसलिए मुझे अपने हाथों से संजय को आज ही इस घर से, इस जायदाद से, अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना ही होगा। जब उसके पास ना रहेंगे पैसे, ना रहेगा छत, जब वह बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा, तब उसके ऊपर से उस लड़की का नशा उतरेगा। देखते हैं वो लड़की भी उसे कितना दिन तक रखती है। कहते हुए बिमला जी ने मदन जी को देखा। मदन जी तुरंत ही वकील के पास जाकर सारा कुछ अंशिका के नाम कर देते हैं। शाम को जैसे ही संजय घर आता है, बिमला देवी और मदन जी उसके सामने जाकर वसीयत का कागज़ दिखाते हुए कहते हैं, संजय, अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ बहू के नाम कर दिया है। तुम अब इस घर से इसी वक्त निकल जाओ। बहू भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए हम जल्दी ही तलाक के कागज़ तुम्हारे पास भिजवा देंगे। अब मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इज्जत से चुपचाप यहाँ से चले जाओ। माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन संजय बहुत ही गुस्से में भड़क जाता है और गुस्से में ही आके घर छोड़ देता है। संजय के चले जाने के बाद अंशिका और भी टूट जाती है। अब तो संजय उसकी नज़रों से भी दूर हो गया था। कुछ दिन तक तो संजय अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ रहा, दोस्तों से पैसा लेता रहा, उड़ाता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त भी पैसा देना बंद कर दिए, यहाँ तक कि अब उसके रहने का भी ठिकाना नहीं मिला। आखिर कोई कितने दिन अपने यहाँ रखकर खिलाएगा। अब संजय को कहीं से पैसे भी उधार नहीं मिलते थे, रहने का ठिकाना पहले ही से ही नहीं था। हालत यह हो गई कि अब उसे फ़ोन रिचार्ज कराने तक के भी पैसे नहीं थे। लड़की के ऊपर लुटाने के, उसको घुमाने फिराने की तो बात दूर की थी। अब जब संजय के पास पैसे नहीं थे, तो धीरे धीरे लड़की भी संजय से दूरी बनाने लगी। ऐसी लड़कियां तो बस पैसे के पीछे किसी का घर बर्बाद करने के पीछे रहती हैं। संजय इधर उधर पैसे के लिए बहुत ही भटका, लेकिन उसे कहीं से भी जब पैसे नहीं मिले तो हार कर वह घर आया। घर में उसे अंशिका मिली। वह अंशिका से पैसे मांगने लगा। उसने झूठ बोला कि उसे बहुत ही इमरजेंसी है, एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वह एडमिट है, मुझे अभी कुछ पैसे दे दो। बेचारी अंशिका पति के बहकाव में आ जाती है, लेकिन वो तो बिमला देवी थी जो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उन्होंने अंशिका को अंदर भेजा और संजय को घर से बाहर निकालते हुए कहा, मेरे घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें इस घर का कुछ चाहिए तो तुम्हें इस घर का बेटा अपनी पत्नी का पति बनकर ही आना होगा, तब तुम्हें इस घर का एक दाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भीख भी देना हम मंजूर नहीं समझते। कहते हुए बिमला देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस समय तो संजय बहुत ही गुस्से में रहा, चीखा चिल्लाया। जब दरवाज़ा ना खुला तो अपना मुंह बनाकर वापस लौट आया। उधर वह लड़की भी जब देखी कि संजय की पहले जैसी कोई औकात नहीं रह गई, ना उसके पास पैसे हैं कि उसे घुमाए फिराए, उसकी शॉपिंग कराए,
उसने भी धीरे धीरे संजय से कटना शुरू कर दिया। संजय को उस लड़की की इतनी लत लग गई थी कि वह बार बार उसे फ़ोन करता, लेकिन वह मजाल है कि एक बार भी फ़ोन उठा ले। 10 फ़ोन करने के बाद एक बार उठाती तो भी संजय से ही गुस्से में बोलती, संजय मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो दिन रात फ़ोन पे लटकी रहूँ। मुझे और भी काम होते हैं। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोन मत किया करो। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे बार बार फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस को बुला दूँगी। उसकी बात सुन संजय एकदम से हैरान हो गया। जब संजय चारों ओर से अकेला हो गया, बिल्कुल ही खाली हो गया, तब उसे घर की अंशिका की याद आई। कहते हैं ना, या तो इंसान को बेशर्मी से अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं पड़ता, या जब वह बुरी तरह से टूट जाता है फिर उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। ऐसा ही हाल संजय के साथ था। अभी तक तो उसका घमंड था, उसके पास पैसा था, जो चाहता था वह करता था, तो उसे किसी के भी इज्जत के घर परिवार की कोई फिक्र नहीं रहती थी। लेकिन जब वो चारों ओर से हार गया, कंगाल हो गया, यहाँ तक कि जिस लड़की के चलते उसने अपने घर परिवार, माँ बाप, पत्नी तक को छोड़ दिया था, वह लड़की भी पैसे के चलते उसे दूरी बना ली थी, तो संजय को घर की याद आई, अपनी अंशिका की याद आई। बड़ी हिम्मत करके वह घर आया। अंशिका को देखते ही उसके सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगा। पति को ऐसी हालत में देख अंशिका का कलेजा टूट गया। अंशिका ने संजय को ध्यान से देखा। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से कुछ खाना ना खाया हो। काफ़ी थका थका सा लग रहा था। आखिर अंशिका पत्नी थी, वह संजय को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी। जैसे वह संजय को अंदर लेकर जाने वाली थी, तब तक विमला देवी आ जाती है और अंशिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं बहू, इतनी जल्दी इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मिल जाएगी। माँ मुझे सब कुछ एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो। इसके बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा माँ। एक बार अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दो भाई। हम कौन होते हैं माफ़ी देने वाले। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो तुम अंशिका से मांगो। अंशिका की इच्छा होगी, उसने माफ़ कर दिया तो हम भी माफ़ कर देंगे। कहते हुए विमला देवी ने अंशिका की ओर देखा। अंशिका ने भी हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो अपने पति को वापस पाना चाहती थी। अंशिका की हाँ सुनकर विमला देवी कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, अगर अंशिका चाहती है कि तुम इस घर में आ जाओ तो आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे पूरे घर में, इस प्रॉपर्टी में, या जो कुछ भी है, वह सब कुछ जैसे पहले बहू के नाम था वैसे ही रहेगा। तुम्हारे वापस आ जाने से या नहीं आने से हमारी वसीयत नहीं बदलने वाली। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं बहू, एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है उसे दोबारा धोखा देने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए गलती से भी कभी भी संजय के बहकाव में आकर तुम सारा कुछ उसके नाम मत करना। फिलहाल तो अंशिका दोबारा से अपने पति को पाकर काफ़ी खुश हो गई थी। प्रॉपर्टी की तो उसे कोई लालच नहीं थी, लेकिन सास ससुर का कहना भी नहीं डाल सकती थी, जो उसके साथ दुख में खड़े थे माँ बाप बनकर। उनकी इच्छा का मान रखना भी तो ज़रूरी था। उसने भी सोच लिया, संजय चाहे बदल भी गए, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी के नाम लिया या मुझे बहकाने की कोशिश की, तो भी मैं गलती से भी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करूँगी। चाहे प्रॉपर्टी के डर से, चाहे पैसे के लालच में ही, कम से कम संजय अब कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।